हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल प्रोग्राम ऑन वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। वैसे तो आज 14 नवंबर है और आज का दिन हम में से ज़्यादातर लोग चिल्ड्रंस डे या फिर चाचा नेहरू के बर्थडे के रूप में जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेडिसिन इंडस्ट्री में आज का दिन बहुत ही क्रूशल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, 14 नवंबर को ही हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे यानी एक ऐसा दिन जब बहुत सारे सेमिनार्स, लेक्चर्स, प्रोग्राम्स, मीटिंग्स और ना जाने क्या क्या किया जाता है सिर्फ और सिर्फ हमें ये समझाने के लिए कि डायबिटीज़ हमारी लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है एंड इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। हर साल एक थीम के साथ लोगों को डायबिटीज़ के बारे में बताना और उन्हें ये समझाने की कोशिश करना कि वो इस बीमारी से बच सकते हैं, यही वर्ल्ड डायबिटीज़ डे का मेन ऑब्जेक्टिव है। और इस साल यानी 2014 का थीम ही है एक ऐसा 3 ईयर प्रोग्राम जिसका टाइटल है हेल्दी लिविंग एंड डायबिटीज़ विद द स्लोगन प्रोटेक्ट आवर फ्यूचर। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे की शुरुआत जॉइंटली WHO और IDF ने मिलकर करी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटिक कैलेंडर में एक बहुत ही खास जगह, बहुत स्पेशल मायने रखता है, क्योंकि ये बर्थडे है उस शख्स का जिसने 1922 में चार्ल्स बेस्ट के साथ इंसुलिन डिस्कवर करी, जिनका नाम है फ्रेडरिक बेंटिक। साल 1991 में डायबिटीज़ के खिलाफ शुरू हुआ एक छोटा सा कैंपेन आज कितना बड़ा रेवोल्यूशन बन गया है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज डायबिटीज़ के खिलाफ 160 से ज़्यादा कंट्रीज़ एक साथ एकजुट हैं। और ये इन्हीं एफर्ट्स या इन्हीं रेवोल्यूशन का नतीजा है कि आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे को हम ऑफिशियली UN डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। और अब हमारे साथ हैं डॉक्टर SP मधु, हु रन्स दिस फैंटास्टिक सेंटर। सर, प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हालांकि हम बहुत सारे पेशेंट्स से यहाँ मिले, हमने आपका सेंटर देखा एंड लेट मी कॉम्प्लीमेंट यू दैट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डायबिटिक सेंटर्स दैट वी हैव सीन। पर अगर डायबिटीज़ के बारे में हम इन जनरल बात करें तो व्हाट एग्जैक्टली डायबिटीज़ इज़, क्या है ये प्रॉब्लम? डायबिटीज़ या मधुमेह ब्लड में शुगर की मात्रा जब बढ़ जाती है उसको कहते हैं। अपने आप में तो ये बीमारी नहीं है, लेकिन जब शुगर की मात्रा बढ़ जाती है उसके वजह से कई सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, इसलिए डायबिटीज़ का पहचानना और इसका इलाज करना आवश्यक है। क्या कारण है इस बीमारी के होने के? व्हाट कॉजेज डायबिटीज़? डायबिटीज़ के कई कारण हैं। हेरिडिटरी भी है वैसे तो, लेकिन हेरिडिटरी सिर्फ आदमी को का रिस्क बढ़ाता है कि इसको डायबिटीज़ हो सकता है, लेकिन जो अगर उसके लाइफस्टाइल से काफ़ी इंट्रिकेटली जुड़ा हुआ है। अगर लाइफस्टाइल में आप खान पान पर ध्यान नहीं रखेगा या इंडिविजुअल या अपना एक्सरसाइज या व्यायाम पे ध्यान नहीं रखेगा, तो अगर प्रीडिस्पोजिशन है या जेनेटिकली अगर उसको प्रीडिस्पोजिशन है तो डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये रिस्क एक्चुअली वो है। फिर मोटापा एक मुख्य कारण है, वो भी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। तो मोटापा हो या स्ट्रेस हो या जितने भी अर्बन सिटीज़ में जो लाइफस्टाइल है उसके पहलू हैं, उसकी वजह से रिस्क डायबिटीज़ का या डायबिटीज़ को उभर के निकलना जो है वो ज़्यादा कॉमन हो गया है। कई जगह हम पढ़ते हैं, हमने कई पेशेंट्स को भी ऐसा कहते हुए सुना कि टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज़। सो आर देयर एनी टाइप्स ऑफ इट? यस, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ व्हिच इज़ बेसिकली, एक टाइप 1 डायबिटीज़ वो होता है जिसमें इंसुलिन शरीर में बनता ही नहीं है। वो ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है, बड़ों में भी देख सकते हैं और 30, 40, 50 ईयर्स में भी आ सकता है, बट ज़्यादातर बच्चों में या 20-25 साल की उम्र से कम आयु के मरीजों में टाइप 1 देखा जाता है, जिसमें इंसुलिन बनता ही नहीं शरीर में। दूसरा जो टाइप 2 है, जो कि ज़्यादा कॉमन है, जो हमारे कंट्री में ऑलमोस्ट 95% जो है टाइप 2 ही होता है। ये ज़्यादातर ये कहा जाता था पहले कि सिर्फ बड़ों में देखा जाता है। आजकल पिछले 10 साल या 5 साल से ये बड़ों में तो देखा ही जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो भी बच्चों में को अफेक्ट करने लगा है। और ये ज़्यादा मोटापा और लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ टाइप 2 है, क्योंकि इसमें शरीर में इंसुलिन बनता तो है पैंक्रियाज से, लेकिन वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाता। और ये काम ना कर पाने का वजह जो है वो मोटापा और
जिसको हम इंसुलिन रेसिस्टेंस भी कहते हैं, और लैक ऑफ एक्सरसाइज और ये चीज़ें उसमें फिट करती हैं। और जब इंसुलिन काम नहीं करता तो ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाता है। हमें ये तो अच्छे से समझ में आ गया कि डायबिटीज़ क्यों हुई, क्या इसके रीज़न बने, और 2 अलग अलग तरह की डायबिटीज़ हैं। लेकिन इससे पहले कि हम और ज़्यादा आगे बात करें, चलिए एक बार पेशेंट से कुछ बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि डायबिटीज़ का असर उनके शरीर के किन किन पार्ट्स पर होता है। और इस वक्त मेरे साथ डायबिटीज़ के बहुत सारे पेशेंट्स मौजूद हैं। चलिए इन्हीं से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि डायबिटीज़ की इस बीमारी को ये किस तरह से समझते हैं और उससे बचने के लिए क्या करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधा त्यागी है। सुधा जी, आपको डायबिटीज़ कब से है? मेरे को 2005 से डायबिटीज़। तो किस तरह से आप इस बीमारी को लेती हैं? आपके शरीर में कुछ बदलाव आए? हाँ जी, शरीर में बदलाव आया है। मेरा फैट बढ़ गया था, वेट भी थोड़ा सा हैवी हो गया था, थायराइड भी है मेरे को, उसकी वजह से वेट भी बढ़ गया था, और प्रॉब्लम भी पैरों में दर्द, टॉयलेट बार बार आना, भूख ज़्यादा लगनी, बहुत ज़्यादा शरीर में प्रॉब्लम आती है। तो अब क्योंकि 2005 से और 2014 तक यानी तकरीबन 10 साल आपको हो जाएंगे, इन 10 सालों में आप किस तरह के परहेज़ करती आई हैं? मैं सुबह को मॉर्निंग वॉक करती हूँ सुबह में, और फिर अपना खाने पे भी कंट्रोल कर रही हूँ मैं थोड़ा सा। जैसे डॉक्टर लोग बोलते हैं कि जहाँ आप 3 रोटियाँ खाते हो वहाँ 2 रोटी खाओ, नाश्ते में 1 रोटी लेती हूँ, शाम को 2 रोटी, ऐसे मैं कंट्रोल कर रही हूँ अपने को मॉर्निंग वॉक से, एक्सरसाइज से। तो ये सारे परहेज़ करने के बाद आपको आपकी तबीयत में कुछ सुधार लगा? जी, सुधार है। मेरा वेट भी कम हुआ है और थोड़ा फैट भी कम हो गया है, और आराम भी मिलता है मेरे शरीर को, थोड़ा सा फ़ायदा लग रहा है। थैंक यू सुधा जी। तो देखा आपने, जिस तरह सुधा 2005 से डायबिटीज़ का शिकार हैं, वैसे ही बहुत से लाखों करोड़ों लोग हैं जो डायबिटीज़ की चपेट में आ गए। चलिए चलते हैं ऐसे ही कुछ और पेशेंट्स के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि डायबिटीज़ जैसी बीमारी ने उनके शरीर को किस तरह से नुकसान पहुंचाया। आइए। आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है? हाँ जी, मेरी मम्मी को है। क्या तकलीफ़ होती है उन्हें? मेरी मम्मी को पैरों में बहुत दर्द होता था और बाथरूम बहुत ज़्यादा आता था, हाथ पैरों में दर्द रहने लग गया था बहुत ज़्यादा। फिर आज से करीब 5 साल पहले हमने मम्मी का टेस्ट कराया, उसमें पता चला डायबिटीज़ है मम्मी को। उसके बाद मम्मी ने इतना गौर नहीं किया इस बात पे कि बीमारी इतनी ख़तरनाक हो सकती है। वो दवाइयाँ लेती रही, खाती रही। उसके दौरान कई साल बीत गए से 5-6 साल बाद उनको एक छोटा सा दाना हुआ था, जिसके कारण वो अंदर ही अंदर इतना बड़ा हो गया था कि उससे इन्फेक्शन फैल गया था बहुत ज़्यादा। सारे डॉक्टरों ने मेरी मम्मी को जवाब दे दिया था कि इन बच नहीं सकती है ये। भूख बहुत लगती थी, पेशाब बहुत आता था, प्यास लगती थी ज़्यादा, इस वजह से शुगर चेक कराई तो 650 थी शुगर, और यहाँ आने पे पता चला कि बहुत ज़्यादा थी, मतलब 750 से आसपास थी, 750 के आसपास, बहुत ज़्यादा शुगर था। तो किस तरह का ट्रीटमेंट अब आपका चल रहा है? मेरा इंसुलिन लग रहा है, 4 टाइम लग रहा है मेरे को इंसुलिन, सुबह शाम दोपहर रात को, चारों टाइम इंसुलिन लग रहा है मेरे को। अब किस तरह का लाइफस्टाइल अमित आपका रहता था? क्या लगा आपको, डायबिटीज़ क्यों हुई आखिर? मैं बाहर का भी खाता था, और मैं जॉब करता हूँ तो मतलब ज़्यादातर मैं बाहर ही रहता था, तो बाहर का खाना खाना पड़ता था। तो कब से डायबिटीज़ है आपको? पिछले 8 सालों से। 8 साल से, यानी सिर्फ 20 साल की उम्र से डायबिटीज़ हो गई थी। किसी और को भी है घर में? हाँ, मेरे फादर को है, मेरे फादर को थी मतलब कि। तो आपको क्या कुछ महसूस हुआ या फिर किसी ने कहा कि आप डायबिटीज़ अपनी चेक करवाएं? मेरे को स्कूल में काफ़ी मतलब कि अनफील होती थी मैं, और यूरिन बहुत आता था मुझे रात को। तो फिर मेरे फादर ने बोला कि एक बार डायबिटीज़ चेक कराएं, तो फिर मेरी काफ़ी हाई शुगर आई थी। मेरा कारण तो बहुत सारे हैं, थायराइड भी है मुझे, लेकिन ये भी मधुमेह का कारण है बढ़ने का, और मेरे चेंजेस तो बहुत हुए। कभी मोटापा बढ़ जाता है, जब तक तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ जाती है, वज़न कंट्रोल आ जाता है तो ये तकलीफ़ कम हो जाती है। मेरे जो बीमारी के कारण तो बहुत सारे हैं, मेंटल स्ट्रेस है, या रिटायर होने के बाद मेरी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो कम हो गई हैं, इस वजह से तकलीफ़ बढ़ रही है। बस ऐसी कोई, बस पैरों में थोड़ी थकान भी रहती थी, चक्कर भी आ जाते, कभी कभी गिर भी जाती थी। बस 1 महीने से यही पता नहीं यही होने लगा था। हाँ जी, आँखों में थोड़ा अंधेरा भी आने लगा, तो चश्मा भी लगवाया, चेक कराई थी आँखें। पहले कम थी, अब ज़्यादा हो गई, दवाई नहीं खाई तो डिस्पेंसरी में गई मैं, जो ना मुझे चक्कर आते थे और टांगों में दर्द होता था, और दिखना भी, आँखों का ऑपरेशन भी करवाना पड़ा। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने सुना कि बहुत सारे पेशेंट्स ने कंप्लेन करी कि उनके पैरों में काफ़ी तकलीफ़ रहती है, उनकी आईसाइट वीक हो जाती है। तो क्या डायबिटीज़ की वजह से हमारे बॉडी के बाकी पार्ट्स पर भी असर पड़ता है, या फिर
कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो डायबिटीज़ के कारण स्पेसिफिकली ख़राब हो जाते हैं? पहली बात तो यह है कि डायबिटीज़ शरीर के किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है, बल्कि ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन इज़ अफेक्टेड बाय डायबिटीज़, ऐसे कोई भी ऑर्गन बचता नहीं है। दूसरी बात जो आपने कहा वो सही है कि कुछ ऑर्गन्स में इसका जो प्रभाव है कुछ ज़्यादा होता है, खासकर आँख, जैसे रोशनी की कमी आप पेशेंट ने बताया, वो दैट इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट ऑर्गन्स जिसमें डायबिटीज़ का असर होता है, और कैटरैक्ट या पर्दे पे भी असर पड़ता है जिससे रोशनी कम हो सकती है। और डायबिटीज़ ब्लाइंडनेस या अंधापन का एक मुख्य कारण है विच इज़ प्रिवेंटेबल, दैट्स वन थिंग। दूसरा जो है किडनी या गुर्दे पे इसका असर होता है। अगर ब्लड शुगर आप कई सालों तक अगर रेज्ड रहे तो उसका गुर्दे पे असर होगा ही होगा, और सूनर और लेटर फिर गुर्दे ख़राब होंगे और डायलिसिस या गुर्दे बदलने की नौबत भी आ सकती है। और इस पे मरीज पे, उनके फैमिली पे और पूरे सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता है, बिकॉज बहुत महंगा उसका इलाज है। तीसरा हार्ट है, दिल पे डेफिनेटली असर पड़ता है। शुगर के मरीजों को हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, और एंजाइना जिसको कहते हैं वो ज़्यादा हो जाता है, और कई बार पता भी नहीं लगता, इतना पेन भी नहीं होता, लेकिन हार्ट पे इफेक्ट होता चला जाता है, और कई बार हार्ट फेलियर भी हो जाता है। तो ये 3 मुख्य अंग हैं। बाकी ब्लड वेसल्स में तो होता ही है और नर्व में होता ही है। पैर को बचा के रखना चाहिए, और डायबिटीज़ को विशेष ध्यान पैरों पे करना चाहिए। क्योंकि उनके ब्लड सप्लाई और नर्व्स जो है, जो डायबिटीज़ से इफेक्ट होती हैं, तो उससे पैरों पे अगर चोट लगे, कुछ लगे, पता नहीं लगता है एक तो, और खून का दौरा पूरा ना होने की वजह से वो हील भी नहीं होता। और जब हील नहीं होता तो, और ध्यान नहीं करेगा, तो वो धीरे धीरे बढ़ते वो घाव जो हैं सूखते नहीं है, और गैंग्रीन भी हो सकता है, और पैर काटने की नौबत भी आ सकती है। तो इसलिए एक वो एरिया है जिस पे जनरल पब्लिक और डायबिटीज़ के मरीजों को खास ध्यान रखना पड़ेगा। अवेयरनेस और एजुकेशन, पेशेंट एजुकेशन स्पेशली, ये 2 ऐसी प्रॉब्लम हैं जो अक्सर लोगों को आती हैं, और क्योंकि हम अवेयर नहीं हैं इस वजह से हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमें अपनी इस बीमारी को कैसे कंट्रोल करना है। तो किस तरह से आप पेशेंट को गाइड करते हैं? अवेयरनेस 2 कैटेगरीज में है। एक तो डायबिटिक पेशेंट्स को ही और अवेयर करना पड़ेगा, और एक जनरल पब्लिक को। तो डायबिटीज़ अवेयरनेस तो ये है कि जो डायबिटीज़ का मरीज़ एक बार डिक्लेयर हो गया तो उसको डायबिटीज़ के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ट्रीटमेंट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू सिर्फ दवाई या इंसुलिन या डाइट जो हम बताते हैं, इस पर नहीं है, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है। और लाइफ लॉन्ग कोई भी डिजीज़ हो उसमें पेशेंट का पार्टिसिपेशन 100% चाहिए। इन अ वे हम कहते हैं डायबिटीज़ सेल्फ मैनेजमेंट, उसको खुद ही मैनेज करना होगा अपना बीमारी, बिकॉज ये 1-2 दिन की तो है नहीं, तो ये उसके साथ रहने वाली है, और जितने दिन वो जिएगा वो बीमारी साथ में रहेगी, कंट्रोल हो जाएगी। नॉर्मल लाइफ तो वो बिता सकता है, और बिताने के लिए भी उसको अवेयर और एजुकेट होना पड़ेगा, और टाइम टू टाइम दवाई लेने पे। और ये क्योंकि इसके जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादातर रेगुलरिटी और रेगुलराइजेशन ऑफ डाइट है, कि डाइट टाइम से लें, नियमित मात्रा में लें, एक्सरसाइज रोज़ करें, एज अ हैबिट करें, और वो भी नियमित मात्रा में करें। और डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ मिल रही हैं वो भी बिल्कुल टाइम से, जो जैसे डॉक्टर बताते हैं वो टाइम टू टाइम लें, इरेगुलरिटी ना रखें, क्योंकि फिर ऊपर नीचे शुगर्स होंगे, उसी से कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं। तो ये छोटी सी बातें, और कभी शुगर बहुत हाई हो जाएगा, कभी लो हो जाएगा, तो मरीज को इन चीज़ों से एडजस्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और अपने लाइफस्टाइल को उस तरीके से मोल्ड करना पड़ेगा। तो इसलिए पेशेंट एजुकेशन, जो डायबिटिक पेशेंट एजुकेशन जो है वो इनफैक्ट इंटरनेशनली भी इट इज़ बिन रिकग्नाइज्ड कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ ट्रीटमेंट। दवाई और गोली इज़ अ माइनर पार्ट, एजुकेशन इज़ अ मोर मेजर पार्ट। डॉक्टर साहब, आप अपने सेंटर के बारे में हमें कुछ बताइए, किस तरह के इनिशिएटिव आप यहाँ ले रहे हैं? आवर फोकस इज़ ऑन डायबिटीज़ एजुकेशन। वी हैव 6 एजुकेटर्स एंड काउंसलर्स जो फ्रॉम टाइम टू टाइम हर पेशेंट को, चाहे एडमिटेड हों चाहे ओपीडी में आ रहे हों, उनको डायबिटीज़ के बारे में ज्ञान देते हैं, और उनकी प्रॉब्लम्स भी समझते हैं। कई तरीके हैं, लेक्चर्स देते हैं, फिर ग्रुप डिस्कशन करते हैं, फिर 1-to-1 एक पेशेंट के साथ उनकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम भी समझते हैं, और उनको समझाते हैं जैसे इंसुलिन कैसे लगाना है, ब्लड शुगर लो हो जाए तो कैसे पहचानना है जल्दी से, उससे ज़्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि अगर ब्लड शुगर टाइमली आप कंट्रोल नहीं करोगे हाइपोग्लाइसीमिया को, तो कुछ भी हो सकता है, मतलब दिमाग कोमा में भी जा सकता है पेशेंट, तो इसलिए वो समझना ज़रूरी है। सिमिलरली हाइपरग्लाइसीमिया, जिसको हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ गया, उससे भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। टाइप 1 इन पर्टिकुलर, जो आपने जिक्र किया टाइप 1, उसमें भी कोमा में आ सकता है। तो किसी को बीमारी हो जाए तो क्या करना चाहिए तुरंत, ताकि वो कॉम्प्लिकेशन उस स्टेज तक ना पहुंच जाए कि कोमा में आए, तो उसकी एजुकेशन चाहिए। लो शुगर हो तो उसकी एजुकेशन चाहिए। टाइम टू टाइम क्या ट्रीटमेंट लेगा, किस टाइम में गोली ली जानी चाहिए, इंसुलिन कब लगनी चाहिए, कहाँ लगनी चाहिए, कैसे रोटेट करना चाहिए, इसकी भी एजुकेशन चाहिए। ये सब चीज़ें हम नहीं करेंगे तो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लिखना जो है उससे 10-20% ट्रीटमेंट होता है, बाकी 80% तो ये मैनेजमेंट है।
डायबिटीज़ में। इसके अलावा क्या कुछ और भी इनिशिएटिव्स हैं, कुछ और भी नई चीज़ें हैं? एक तो मैंने ये इनिशिएटिव बताई है, और इवन फॉर जनरल पब्लिक हम टाइम टू टाइम अवेयरनेस कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करते हैं डायबिटीज़ के विषय में भी और एंडोक्राइन डिजीज़ के विषय में भी, और वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे भी हम कई बार कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करते हैं फ्रॉम GTB हॉस्पिटल साइड एंड अलॉन्ग विद सम डायबिटीज़ ऑर्गेनाइजेशंस एंड वेरियस बॉडीज़। और उसमें हम पब्लिक को भी अवेयरनेस करते हैं कि क्या उनको विशेष किस पे ध्यान रखना चाहिए, व्यायाम के क्या फ़ायदे हैं और संतुलित आहार लेने में क्या फ़ायदा है, और वाई यू शुड नॉट टेक फास्ट फूड्स, बिकॉज अल्टीमेटली लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। और इस विषय में एक और इनिशिएटिव जो हमने लिया है इस सेंटर में जो यूनिक है, वो वी हैव अ फिटनेस एंड योगा सेंटर विच इज बिकॉज डायबिटीज़ इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़। तो एक रूम में एक्सक्लूसिवली फॉर योगा एंड फिटनेस रखा हुआ है। वहाँ पे हमारे ट्रेडमिल्स भी हैं और वहाँ पे योगा भी इंस्ट्रक्टर भी योगा कराता है, और प्रिवेंटिव केयर के लिए और ज़्यादा यूज़फुल है कि डायबिटीज़ प्रिवेंशन में इसका रोल काफ़ी है, तो इसलिए हम फोकस देते हैं फॉर प्रिवेंशन। और एनीबडी कैन कम एंड यूटिलाइज दैट सर्विस। हमारे एजुकेटर्स भी वहाँ रहते हैं, वो भी समझाते हैं, और ये इसका फ़ायदा डायबिटीज़ पेशेंट्स में भी होता है, जिसमें आप वहाँ पे एक्सरसाइज करा के शुगर जब ड्रॉप करती हैं तो पेशेंट को आसानी से समझ में आता है कि एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा होता है, शुगर में कंट्रोल करने में आसानी हो जाती है। तो ये काउंसलिंग में भी हेल्प करता है। प्लस इस सेंटर में विशेष जो मेन मोटो इस सेंटर का बना, इट इज़ डेवलप्ड एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अंडर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। ऐसे सेंटर्स गवर्नमेंट सेटअप में कहीं कंट्री में है ही नहीं मेरे ख्याल से एक भी। तो उसमें हम ये चाहते हैं कि पेशेंट डायबिटीज़ का इधर आए तो एक तरह से एक ही बिल्डिंग में उनका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव केयर हो जाए, अपार्ट फ्रॉम अदर एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, और पर्टिकुलरली फॉर डायबिटीज़ फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू फार्मेसी, और बीच में जो भी उनका ट्रीटमेंट होगा वो सब यहीं पे उपलब्ध कराने की प्रपोजल है। अभी हम OPD आउट पेशेंट सर्विस तो आपने देखा ही, जैसे ग्राउंड फ्लोर में पूरा OPD एरिया है, फिर हम उनका लेबॉरेटरी टेस्टिंग के लिए ब्लड कलेक्शन भी यहीं पे कर देते हैं। कुछ हमारी लेबॉरेटरीज भी फर्स्ट फ्लोर पे हैं, तो सारी टेस्टिंग यहाँ हो जाती है। कुछ हॉस्पिटल में भेज के करवा लेते हैं, पेशेंट को कहीं नहीं जाना, उनकी रिपोर्टें यहाँ से मिल जाती हैं ज़्यादातर, और कुछ दिनों बाद सारी रिपोर्टें यहीं से मिला करेंगी। और फिर हमारे इमेजिंग सर्विसेज आ रहे हैं जो स्पेसिफिकली डायबिटीज़ और एंडोक्राइन पेशेंट्स के लिए है, वो भी इसी ब्लॉक से हम देने वाले हैं। और फिर ये काउंसलिंग सर्विस तो है ही। फिर इन पेशेंट है हमारे वार्ड डायबिटीज़, और एक्सक्लूसिवली एंडोक्राइन एंड डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए अलग वार्ड है। उनके लिए ICU है, जैसे कुछ कोमा में आ जाते हैं, मैंने अभी बताया आपको कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट को कोमा में हो जाते हैं, वो डायबिटिक कोमा या और एंडोक्राइन डिजीज़ के जो कॉम्प्लिकेशन है एक्यूट, उनके लिए अलग ICU एक बनाया हुआ है इस बिल्डिंग में। ये भी एक यूनिक फीचर है। और फिर अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस वी ऑल्सो हैव अ प्रोविजन टू ट्रैक द डिजीज़। वो सरकार ने हमें एक ये भी मैंडेट दिया है इस सेंटर में कि हम डायबिटीज़ की ट्रैकिंग रखें, उनके स्टेटिस्टिक्स रखें, ट्रेंड्स डेवलप करें, और सरकार को एडवाइस करें फ्रॉम टाइम टू टाइम कि इसके क्या एक्शंस ली जानी चाहिए और पॉलिसी में क्या चेंज कर सकते हैं, उसका भी एक सुविधा है। और हम आउटरीच सर्विसेज भी यहाँ से प्लान कर रहे हैं जो कम्युनिटी में जाके डायबिटीज़ अवेयरनेस और डायबिटीज़ डिटेक्शन का करें, बिकॉज डिटेक्शन ऑफ डायबिटीज़ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इंडिया की बात करें इन पर्टिकुलर, तो क्या रीज़न है कि हमारी कंट्री में इतने बड़े तादाद में डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं? क्या हेरिडिटी इज़ वन ऑफ द रीजंस? इंडियंस आर मोर प्रीडिस्पोज टू डायबिटीज़, मतलब इंडियन ऑन एन एवरेज डायबिटीज़ का रिस्क उसमें ज़्यादा होता है, कई गुना ज़्यादा होता है यूरोपियंस या अमेरिकन फॉर एग्जांपल, उनके कंपैरिजन में। तो जब ये रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो, उसमें हेरिडिटरी, ऑब्वियसली हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं। इसके साथ अगर हम जोड़ते हैं जो हमारी डेवलपमेंट हो रही है और वी आर प्रोग्रेसिंग एज अ डेवलप्ड नेशन, तो उससे हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन बढ़ रही है, इम्प्रूव हो रही है, और हमारे लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। तो ये हाई रिस्क जो सिचुएशन है, उसके साथ जब हम लाइफस्टाइल का जो सुधार कह लो, या डायबिटीज़ के एंगल से तो सुधार नहीं माना जाएगा, आप मतलब एक्सरसाइज कम करने लगते हैं और फास्ट फूड ज़्यादा लेने लगते हैं और कैलोरी डेंस फूड ज़्यादा लेने लगते हैं, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है इन टर्म्स ऑफ ओबेसिटी, फैटनेस एंड डायबिटीज़। तो वही कारण है जो डायबिटीज़ एपिडेमिक हम कह रहे हैं हमारे कंट्री में अभी है, बहुत ज़्यादा डायबिटिक्स हैं, ऑलमोस्ट मोर देन 63-64 मिलियन एट द मोमेंट इन इंडिया, एंड दे आर राइजिंग विद एवरी डे। तो इसलिए वो इसी के लिए हो रहा है कि प्रीडिस्पोज्ड हैं हम एज इंडियंस ऑल ऑफ देम। साथ में लाइफस्टाइल की जब चेंज हो जाती है और हम आलस हो जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, रेगुलर डाइट्स नहीं लेते हैं, तो इन दोनों का फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन जो है वो एपिडेमिक का मुख्य कारण बन के रह गया। और बच्चों में भी अब मोटापा आ गया है, इसीलिए डायबिटीज़ जो मैं टाइप 2 कह रहा था वो अब बचपन में भी देखी जा रही है। 10 to 20, 20 to 30 में पहले इतना टाइप 2 डिजीज़ नहीं देखा जाता था, अब लास्ट 10 ईयर्स से काफ़ी कॉमन हो गया। उसका भी कारण यही है क्योंकि मोटापा बचपन से ही चालू हो जाती है। डॉक्टर साहब, क्योंकि आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है,
तो आज के दिन आप और आपकी टीम किस तरह का इनिशिएटिव ले रही हैं? हमारा सेंटर हैज़ बीन फोकसिंग इन इवन ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड डायबिटीज़ डे हम इसी पे फोकस करेंगे कि पेशेंट एंड पब्लिक एजुकेशन ऑन डायबिटीज़ एंड द मेन थिंग मैसेज दैट वी हैव टू स्प्रेड ऑन दिस डे इज़ दैट हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ की टू प्रिवेंट डायबिटीज़, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर एंड देयरफॉर ये वेट ना करें कि हमारे सिम्टम्स आएँ, हम ट्रीटमेंट डायबिटीज़ के डायग्नोसिस हो फिर हम गोलियाँ या इंसुलिन पे जाएँ। इससे अच्छा ये है और बेहतर ये है और आसान ये है कि हम अपना लाइफस्टाइल को सुधार लें, खान पीन पे ध्यान रखें, बैलेंस्ड फूड लें और रेगुलर एक्सरसाइज रखें और स्ट्रेस फ्री लाइफ हम लीड करें। ये तीनों चीज़ों का अगर मिशन हो तो डायबिटीज़ इवन इफ़ वी आर प्रीडिस्पोज्ड वो उससे बचे रह सकते हैं और प्रिवेंट इजीली कर सकते हैं। देयरफॉर फोकस ऑन वर्ल्ड डायबिटीज डेज हैज़ टू बी प्रिवेंट डायबिटीज़ एंड हाउ टू प्रिवेंट डायबिटीज़। And World Diabetes internationally also now people are saying everybody should unite for diabetes। मतलब ये सिर्फ डायबिटीज़ पेशेंट्स या हाई रिस्क इंडिविजुअल्स का के लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे कंट्री के लिए और इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के लिए प्रॉब्लम है। इसलिए इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन और यूनाइटेड नेशंस ने भी इस चीज़ को पहचाना है और उन्होंने मैसेज इसलिए ग्लोबली दिया है कि ऑल ऑफ अस शुड यूनाइट, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वेदर ही इज़ एट रिस्क और इज़ नॉट एट रिस्क फॉर डायबिटीज़, वो सबको मिल के इस डायबिटीज़ के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा और उससे ज़रूर कंट्रोल होगा और प्रिवेंट होगा डायबिटीज़। वेल जो प्रोग्राम, जो सेंटर जिस तरह से आपने शुरू किया है, जिस तरह से इनिशिएटिव आपने लिया है, ये वाकई अपने आप में यूनिक है, काबिल तारीफ़ है। पर उन लोगों के लिए जो आज आपको टेलीविज़न के ज़रिए देख रहे हैं, आप किस तरह से उन्हें समझाएंगे एक बेसिक फॉर्मेट ऑफ डूज़ एंड डोंट्स जिसको अगर वो फॉलो करें तो डेफिनेटली वो डायबिटीज़ से बच सकते हैं? जैसे मैंने कहा कि कई पेशेंट्स जो आते हैं उनको हम एक्सरसाइज के लिए बताते हैं तो उनको कुछ ना कुछ बहाना मिलता है कि मेरा टाइम नहीं है या मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है वहाँ दर्द है। बट अगर हम तरीके से उनको एजुकेट करें और उसका बेनिफिट्स पे उनका ध्यान बिल्कुल फोकस करवाएं तो ऐसा नहीं है, वो भी समझ जाते हैं और फिर वो एक्सरसाइज अपना एक तरह से लाइफस्टाइल में वो चेंज कर लेते हैं। सबको ये समझाना होगा ये कोई ट्रीटमेंट या शॉर्ट टर्म इशू नहीं है, हमें अपना लाइफस्टाइल ही बदलना पड़ेगा और लाइफस्टाइल बदलेंगे तो ओवरऑल हमारे हेल्थ रहेगा। तो इसलिए उनको ये कहें कि हम आधे घंटे या 40 मिनट समय हमें निकालना पड़ेगा और एक्टिविटी के लिए और एक्सरसाइज के लिए। तो एक तो वो सिंपल सी चीज़ है और उस पर हम स्ट्रेस देंगे तो समझ जाते हैं और वो अपना एक्टिविटी एक्सरसाइज अपना लाइफस्टाइल में बदल लेते हैं। चाहे योगा करें, एक्सरसाइज करें, जो भी करें, फिजिकल एक्टिविटी उनकी बढ़नी चाहिए और उससे अब स्ट्रेस से भी रिलीफ मिलती है। एक तो ये एंगल हो गया। दूसरा जो खाना पीने के बारे में उनको पता तो है कि हेल्दी खाना है, लेकिन तरीके से उनको समझाने की आवश्यकता है, उनकी अवेयरनेस और बढ़ाने की आवश्यकता है। और कौन से ऐसे फूड्स हैं, जैसे इंडियन में आजकल तो पिज़्ज़ाज़ भी आ गए हैं, पिज़्ज़ाज़ और कोल्ड ड्रिंक्स तो दे आर डेफिनेटली वेरी हार्मफुल इन टर्म्स ऑफ वेट गेन एज वेल एज डायबिटीज़। बट इंडियन पिज़्ज़ा जिसको समोसा है वो इंडियन पिज़्ज़ा है एक्चुअली, वो इंडिजिनस पिज़्ज़ा कहते हैं लोग, उसमें भी उतना ही हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं जितना पिज़्ज़ा में है। तो हमें कुछ ऐसे पदार्थों में जो हाईली फ्राइड फैटी फूड्स हैं और कैलोरी डेंस, जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज हैं, थोड़ा बहुत खाया तो 250-300 कैलोरी मिल जाते हैं, तो आपको पता ही नहीं लगता और इतना आप खा जाते हो और उससे वेट आपका बढ़ता है और उसी से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है और डायबिटीज़ उभर के आता है। तो इन चीज़ों पे उनको फोकस करके जो सिंपल शुगर्स हों, जो हाईली स्वीटेंड चीज़ें हों या हाईली फैटी फूड्स हों, फ्राइड फूड्स हों, इनको अवॉइड करना चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और अगर ये रखेंगे तो इन जनरल दैट्स अ हेल्दी डाइट और न्यूट्रिशन। इसके साथ अगर वो अपना एक्सरसाइज पे या फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस करें, इंस्टेड ऑफ टेकिंग लिफ्ट्स अगर वो अपना स्टेयर्स चढ़ें, सिंपल सी चीज़ है। अगर आप हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए गाड़ी में ना जाएं, अगर आपका मान लो आधे किलो की दूरी में मार्केटिंग में जाना है तो आप पैदल जाएं, उसके लिए गाड़ी ना ले जाएं। ऐसे छोटे छोटे चीज़ों से भी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ती है, कैलोरीज कंज्यूम होते हैं और ऑल दीज कंट्रीब्यूट अल्टीमेटली टू प्रिवेंट वेट गेन एंड डायबिटीज़। और दूसरी बात ये और भी कहना चाहता हूँ, अगर ये सब करने के बावजूद अगर डायबिटीज़ हो भी जाती है तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ आदमी जी सकता है। कुछ प्रिकॉशंस लेने होंगे, कुछ समझना होगा बीमारी को और टाइमली एक्शन लेना होगा बस। और इसको लाइफस्टाइल के साथ कंबाइन करके रखें और जीवन शैली को, जैसे बार बार मैं कह रहा हूँ, उस पर फोकस रखें तो नॉर्मल लाइफ विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस और इजीली लीड कर सकता है डायबिटीज़ का मरीज। और नॉर्मल जो इंडिविजुअल है वो डायबिटीज़ से मुक्त रह सकता है, प्रिवेंट भी हो सकती है डायबिटीज़। डॉक्टर मधु, थैंक यू सो वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड वी रियली होप कि जिस विजन, जिस मिशन के साथ आप चले हैं उसमें आप ज़रूर सक्सेसफुल हों। थैंक यू वेरी मच।